आज का टॉपिक है हमारा सिकल सेल के बारे में, सिकल सेल एनीमिया। बेसिकली सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, किस तरीके से सिकल सेल को हम चेक कर सकते हैं, मतलब सेल है क्या, बेसिकली सिकल सेल क्या है। तो सिकल सेल क्या है, एक टाइप का पैथोजेनिक, मतलब कह सकते हो कि फॉर्म है इसकी आरबीसी, ठीक है। आपका जो आरबीसी है उसी की एक ऐसी फॉर्म है जो कि क्या है, डिफेक्टेड फॉर्म है, वो होता है हमारा सिकल, ठीक है। सिकल से का मतलब होता है यहाँ सी शेप, ठीक है। सिकलिंग टेस्ट को ध्यान में रखते हुए हम पढ़ेंगे सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया इंडिया में बहुत कम पाया जाता है, ठीक है, आउटर दूसरी कंट्रीज में ज्यादा होता है। और ये कंडीशन होती है, आरबीसी के कंपोनेंट याद करो, जब हम लोग ब्लड एनाटॉमी पढ़ रहे थे, ब्लड के अंदर जब हमने एरिथ्रोसाइट पढ़ा था, तो उसमें फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी के अंदर कंटेंट ऑफ आरबीसी जाना था। जो मेजर क्या था, आयरन था, फॉलिक एसिड था और क्या था, ऑक्सीजन था। ये चार चीजें चल रही थी, ठीक है। तो अब एक नॉर्मल आरबीसी कैसा दिखाई देता है, स्फेरिकल शेप की तरह दिखाई देता है। वही एक एब्नॉर्मल, यानी अगर मैं बात करूं कि सिकल सेल कैसा दिखाई देगा, यानी सिकल्ड आरबीसी कैसा दिखाई देगा, यहाँ सिकल सेल मतलब सिकल्ड आरबीसी की बात की जा रही है, ठीक है। तो वो दिखाई देगा सी शेप्ड का, ठीक है, वो दिखाई देगा सी शेप्ड का। सी शेप्ड का क्या होता है, वो श्रिंक हो जाता है। आरबीसी के अंदर एक एम्प्टी स्पेस होता है, यहाँ पे क्या होता है, एक एम्प्टी स्पेस होता है। एम्प्टी स्पेस के अंदर क्या होता है, यहाँ पे उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या करती है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ये करती है कि एक आरबीसी 4 मॉलिक्यूल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक आरबीसी 4 मॉलिक्यूल होल्ड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कि वो इजीली 4 मॉलिक्यूल होल्ड करके आगे फॉरवर्ड मूव ऑन करता है, ठीक है। तो जब ये सी शेप का हो जाएगा तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, 4 से घट के कम हो जाएगी। जरूरी नहीं है कि 2 ही हो, हम 50% की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ, ठीक है। वो 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, लेकिन 4 नहीं हो सकती, ये कंफर्म है। क्लियर हो गया। 4 उसकी नेचुरल फॉर्म की कैपेसिटी है। जो नॉर्मल नेचुरल आरबीसी होगा, हेल्दी आरबीसी होगा, अनशिकल्ड आरबीसी होगा, उसकी कैपेसिटी 4 की रहेगी, वो बिल्कुल हेल्दी स्फेरिकल शेप का दिखाई दे रहा होगा। वहीं अगर आपकी आरबीसी सिकल शेप का हो गया तो उसकी एफिशिएंसी 4 से घट के 1, 2, 0 भी चली जाती है कई बार, कि वो होल्ड ही नहीं कर पाता है, इतना ज्यादा सिकल सी शेप का हो जाता है, बिल्कुल थिन सी शेप हो जाएगा, श्रिंक हो जाता है। श्रिंकोनाइजेशन में सी शेप हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब कोई भी स्फेरिकल चीज, ठीक है, जब कोई भी स्फेरिकल चीज को आप कंप्रेस करोगे तो वो सबसे पहले क्या करेगी, वो हाफ सर्कुलर शेप में फॉर्म करेगी। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है बैलून। बैलून को आप फुलाओ, वो स्फेरिकल शेप में बड़ा होगा, और जब उसको आप वापस से उसकी एयर रिलीज करोगे और पूरा रिलीज करोगे तो बैलून क्या होता है, हल्का आपको पहले ऐसा सा दिखाई देता है। और अगर मैं इसको भी प्रेस कर दूं, इस छोटे से को भी प्रेस कर दूं, तो क्या होता है, बैलून ऐसा हो जाता है, हो जाता है ना। इसकी भी एयर और निकाल दूं, दोनों सरफेस आपस में टच हो जाए तो क्या होगा, वो हल्का सा कर्व शेप में चला जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है आरबीसी की, जब वो क्या करता है, डेफिशिएंसी हो जाता है, डिजीज हो जाता है उसको। वो डिजीज क्या डिटरमाइन करता है कि उसकी होल्डिंग कैपेसिटी, अब जरूरी नहीं है कि खाली होल्डिंग कैपेसिटी ही रिड्यूस हो रही है, इसकी आयरन कैपेसिटी भी रिड्यूस होती है, यानी इसके हीमोग्लोबिन पे भी फर्क पड़ता है जो प्रेजेंट है आरबीसी के अंदर, ठीक है। आरबीसी का जो पार्ट है उसके ऊपर भी इंपैक्ट आता है, ऑक्सीजन के ऊपर इंपैक्ट आता है, फॉलिक एसिड के ऊपर इंपैक्ट आता है, तीनों चीजों के ऊपर इंपैक्ट आता है जब एक सिकल सेल डिजीज किसी को होता है। अब ये डिजीज कर क्या सकता है, बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम कर सकता है, तो ब्लॉकेज ऑफ वेन, आर्टरी एंड कैपिलरीज, ये तीनों का ब्लॉकेज कर सकता है। अब आपके दिमाग में आएगा, सर ब्लॉकेज कैसे कर देगा, मतलब सी शेप दे तो ठीक है, मूव तो करना चाहिए ना, लेकिन अब मूवमेंट को अगर डायग्रामेटिकली वे में अगर हम समझें तो हमें पता लगेगा कि किस तरीके से ये वेन को ब्लॉक कर सकता है या आर्टरी को ब्लॉक कर सकता है। सपोज ये एक सिंपल सिंगल कैनाल वेन, ठीक है, यहाँ से सी शेप्ड आरबीसी भी चल रहे हैं, नॉर्मल आरबीसी भी चल रहे हैं,
कुछ एबनॉर्मल दूसरे सी शेप्ड आरबीसी भी चल रहे हैं। यहाँ से डिवाइड हो गया जीरो, ठीक है, एक चला गया दिल के पास, हार्ट के पास, और एक चला गया किडनी के पास, एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। समझना है आपको यहाँ डिवाइडेशन पे क्या आके इम्पैक्ट होता है सी शेप का। तो जब यहाँ पे आएगा सी शेप, सपोज एक यहाँ आके फंस गया, ठीक है, एक यहाँ आके फंस गया, अब एक सेल आया, वो बड़ा सेल था, वो यहाँ आके फंस गया, तो यहाँ का क्या हुआ, प्रेशर बढ़ गया, फ्लो बंद हो गया, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम। अब वो अगर दिल से मिलने जा रहा है, दिल का हालचाल पूछने जा रहा है, तो जा ही नहीं पाएगा, जा ही नहीं पाएगा तो हार्ट पंप नहीं कर पाएगा, पंप नहीं कर पाएगा तो अटैक आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है कि लॉस ऑफ फंक्शन को देखने को मिलता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ, ये तो मैंने बहुत ही एक कह सकते हो कि मोटे मोटे तौर पे एक राउंड फिगर पे बता दिया, लेकिन ये चीज अगर आप देखोगे तो कई बार क्या होता है देखने को मिलता है कि हमारे जो हाथ पैर के फंक्शन है वो भी कभी कभार लैग कर जाते हैं। अगर ये सी शेप सेल हमारे ब्रेन सप्लाई ऑफ ब्लड पे चले जाए तो, ब्लड है पूरी बॉडी में मूव कर रहा है, नेल के टिप से लेके आपके हेयर के टिप तक पूरा मूव कर रहा है, मतलब फुट के नेल के टिप से लेके पूरा ऊपर तक मूव कर रहा है, ब्रेन तक जा रहा है आपकी सप्लाई, तभी तो ब्रेन काम कर पा रहा है, क्योंकि अकेला ही एक क्या है, ट्रांसपोर्टेशन मीडियम है हमारी बॉडी का ब्लड, जिसके थ्रू सारी चीजें सर्कुलेट करती है हमारी बॉडी में, और वही उसके अंदर प्रेजेंट सेल की शेप खराब हो जाए और उसकी वजह से ब्लॉकेज हो जाए, रास्ता जा रहा है, एक गाड़ी खराब हो जाती है या एक्सीडेंट होता है तो क्या होता है, ट्रैफिक जाम लग जाता है, ठीक है। तो सेम चीज है यहाँ, अगर इस सेल के ऊपर इंपैक्ट आया तो यहाँ ट्रैफिक जाम लगना शुरू हो जाएगा, एक पर्टिकुलर साइड में प्रेशर रुक गया तो दूसरे साइड का प्रेशर बढ़ गया, आगे का इसका फंक्शन रुक जाएगा, लॉस ऑफ फंक्शन देखने को मिलेगा, डैमेजेस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये होता है आपका सिकल सेल। अब आपका क्वेश्चन, इसके वजह और इसका रंग भी फेड हो जाएगा आरबीसी का? नहीं, रंग रूप कुछ रूप में चेंज आता है, रंग में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। आरबीसी जैसा दिखता है वैसा ही दिखेगा, बस श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, छोटा हो जाएगा, छोटा भी इररेगुलर शेप में होगा, ऐसा माइक्रोसिटिक सेल नहीं होगा, क्योंकि माइक्रोसिटिक और मैक्रोसिटिक सेल के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। माइक्रोसिटिक मतलब सेल का साइज नॉर्मल साइज से छोटा हो गया, माइक्रो हो गया। मैक्रोसिटिक मतलब नॉर्मल साइज से, सपोज ये एक नॉर्मल साइज है, ठीक है, ये हो गया माइक्रोसिटिक आरबीसी और ये हो गया मैक्रोसिटिक आरबीसी, ठीक है। अब इसी का एक थर्ड पार्ट आ गया सिकल सेल, एबनॉर्मल सेल, ये भी एबनॉर्मल है, माइक्रो मैक्रो भी एबनॉर्मल है, लेकिन ये इतना घातक नहीं है, इसकी वजह से ब्लॉकिंग नहीं होती है ज्यादा, लेकिन इसकी वजह से ब्लॉकिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्लियर है। तो यहां तक आपने समझा कि सिकल सेल होता क्या है, ठीक है, इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, किस वजह से होता है, इसको टेस्ट कैसे किया जाता है, इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है, वो अब हम समझेंगे सिकलिंग टेस्ट के प्रोसीजर के माध्यम से, ठीक है। हम देखेंगे कि समझेंगे कि किस तरीके से सिकल टेस्ट किया जाता है, क्या क्या फंक्शंस हैं जो हमें सिकल टेस्ट करते वक्त, या क्या क्या पैरामीटर्स हैं जो हमें सिकल टेस्ट करते वक्त ध्यान देने होते हैं। तो हमारा आज का अब असाइनमेंट पार्ट आ जाता है जो हमें प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है, वो है टू स्टडी द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर सिकलिंग टेस्ट और यू कैन से सिकल सेल एनीमिया आइडेंटिफिकेशन टेस्ट प्रोसीजर, ठीक है। सिकल सेल को किस तरीके से टेस्ट करेंगे, सिकलिंग टेस्ट क्या होता है, अब उसके ऊपर आते हैं। अगर इंट्रोडक्शन की मैं बात करूं तो सिकल सेल क्या है, सिकलिंग टेस्ट एक तरीका है ब्लड का डिटरमाइन करने का, जिसमें सिकल सेल डिजीज यानी सिकल सेल ट्रेट जो सेल्स हैं वो हम देख पाते हैं, जिसको हम SCD के फॉर्म में भी जानते हैं, सिकल सेल डिजीज जिसका फुल फॉर्म है। ये ग्रुप ऑफ इनहेरिडिटरी सेल्स होते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है कि आपके ग्रैंडफादर या फादर में एक था, मतलब पाया गया था, वो जेनेटिकली ट्रांसफर हो गया, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। और ये डिजीज जो है वो रेड ब्लड सेल के शेप को एबनॉर्मलिटीज को ध्यान में रखते हुए आइडेंटिफिकेशन है, मतलब ऐसा नहीं है कि उसकी माल फंक्शनिंग शेप डिसेबल्ड हुई, चेंज हुई, तो उसकी ऑब्वियस सी बात है उसका जो फंक्शनिंग है वो भी क्या हुआ, चेंज हो गया, ठीक है। उसको चेक करने के लिए किया जाता है। अगर हम
नॉर्मल रेंज की इसकी कोई बात करें कि क्या सबके ब्लड में ऐसा होता है सिकल सेल, क्या इसकी भी कोई नॉर्मल रेंज है? तो नहीं, सिकल सेल ऐसा हेल्दी पर्सन के बॉडी में नहीं होता है। माइक्रोसिटिक मैक्रोसिटिक सेल्स हो सकते हैं, लेकिन सिकल सेल नहीं होता है, इसकी कोई नॉर्मल रेंज नहीं होती है। ये आपका आइडेंटिफाई होगा तो एज अ डिजीज ही आइडेंटिफाई होगा। बात करते हैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की। तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या कहता है कि अगर किसी को एनीमिया हुआ, ठीक है, या फिर पैरालाइज हुआ, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हुई यानी सांस लेने में दिक्कत, या ये क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है इसकी कि ये कंडीशंस हो सकती है अगर आप सिकल सेल एनीमिया से इन्फेक्टेड हैं तो। ठीक है, क्या क्या है यहाँ पे? तो सबसे पहला है अनीमिया, ठीक है, जो कि फटीग की वजह से होता है। दूसरा है आपका शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ठीक है। तीसरा है पेलनेस यानी येलोपन, बॉडी में जो येलोनेस ज्यादा प्रोड्यूस होने लगती है। अब आप ये भी कह सकते हो कि सर नॉर्मली जो विटामिन डी नहीं लेता है उसकी स्किन भी वाइट येलोइश होती है, ठीक है, लेकिन उस वाइट येलोइश में उसका स्किन पिंक भी होता है जब वो धूप में जाता है, ठीक है। जब वो धूप में जाएगा तो उसका स्किन आप देखना बर्न या रेडनेस आएगा या पिंकनेस आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई सिकल सेल से इन्फेक्टेड है तो उसके ब्लड में कुछ इस तरीके का शो नहीं करेगा आपको। फिर येलोनेस ऑफ स्किन एंड आईज के जो सरफेस होता है आपका। अब मैं अगर आईज के सरफेस की बात करूं तो मैं ये व्हाइट पोर्शन जो है यहाँ पे जब आप ऐसे इस तरीके से देखेंगे तो ये जो पिंक रेड सा आपको दिखाई दे रहा है ये हल्का सा येलोइशनेस सा आपको दिखाई देता है। ज्यादातर येलो फीवर, पीलिया जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं, उसमें भी ये कंडीशन दिखाई देती है। तो ये नहीं कह देना कि आप सिकल सेल से इन्फेक्टेड हो, नहीं, आपको टेस्ट आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से, साइन सिम्टम्स के हिसाब से भी देखना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका स्वेलन ऑफ हैंड्स एंड फीट। स्वेलिंग ऑफ हैंड एंड फीट भी वन ऑफ द क्लिनिकल कंडीशंस देखी गई है सिकल सेल में, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी का अगर हाथ और पैर सूज रहे हैं तो उसको सिकल सेल की ही डिजीज हो, ऐसा कंफर्मेशन भी नहीं होता है। लेकिन क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में ये क्लिनिकल मतलब सिकल टेस्ट के क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में देखा गया है। उसके बाद है आपका फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, अगर बॉडी में बहुत जल्दी जल्दी इन्फेक्शन कॉज कर रहा है तो उस केस में भी देखा जाता है। और विजन प्रॉब्लम यानी जो देखने की क्षमता है उसमें भी कई बार देखा जाता है कि सिकल सेल की वजह से ये इसके ऊपर भी क्या होता है, इम्पैक्ट आता है। क्लियर हो गया? तो ये था क्लिनिकल सिग्निफिकेंस का पार्ट। अब आ जाते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या कहता है? तो यहाँ पे प्रिंसिपल कहता है, आप एक बार रीड करें क्या? हाँ इरफान, सॉरी। सोडियम मेटाबाइसल्फाइड reduce the oxygen tension including the typical sickle shape of RBC cell। अब होता है क्या, प्रिंसिपल क्या है? मतलब अगर आपको किसी सेल का चेक करना हो कि सिकलिंग सेल कैसा दिखाई देगा, कैसा टेस्ट किया जाता है। देखो सबसे पहले तो नॉर्मली कैसे टेस्ट किया जाएगा, ये पता कैसे लगाया जाता है, ठीक है। सिकल सेल है आपकी बॉडी में, क्या होगा, कुछ नहीं है, आपको EDTA ब्लड लेना है या फिर आप होल ब्लड ले सकते हो। होल ब्लड मतलब कैपिलरी पंचर से लेके स्लाइड लिया, 1 ड्रॉप प्लेस किया, स्प्रेड कर दिया, ठीक है। लिस्मन स्टेन या जिम्सा स्टेन या फील्ड स्टेन जो भी आपके पास अवेलेबल है उससे आपने स्टेन किया। इसको स्टेन करने के बाद माइक्रोस्कोपिकल फील्ड में हाई पावर फोकस पे आपने फोकस किया। आरबीसी का शेप आपको देखना है पूरी कंप्लीट स्मेयर, ठीक है। चेक करना है कि आपको सी शेप आरबीसी कहां कहां दिखाई दे रहे हैं। क्लियर है? आपने काउंट कर लिया एक तीनों रेंज से, फॉर्मूला लगाया बीम का और रिजल्ट दे दिया। ये तो हो गया कि एट प्रेजेंट है। अगर आपको लाइव सिकलिंग देखनी है कि कैसे आरबीसी सिकल शेप के हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, टेंडेंसी लूज कर देते हैं अपनी कंसंट्रेशन पावर ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन होल्डिंग की, तो उसके लिए सोडियम मेटाबाइसल्फेट ये केमिकल है, इसको क्या किया जाता है, इसको ब्लड के ऊपर ड्रॉप किया जाता है, ठीक है। तो लाइव सेल के ऊपर, जैसे ये एक आपका ग्लास स्लाइड है, यहां पे एक ब्लड ड्रॉप है, ठीक है, जिसमें मल्टीपल मिलियंस ऑफ सेल्स पड़े हुए हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। तो क्या होगा, आप सबसे पहले तो सेल वॉश करोगे। क्लियर हो गया? सेल वॉश करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आरबीसी का प्योर सेल मिलेगा, ठीक है। प्लाज्मा हट गया, कुछ एक्सटेंट तक
आपके WBC भी हट जाएंगे और प्लेटलेट भी हट जाएंगे, ठीक है। प्योर RBC आ गया। अब इस प्योर RBC का आप एक ड्रॉप एक ग्लास स्लाइड पे डालोगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ RBC है, ऊपर से 1 ड्रॉप आप जैसे ही उस पे सोडियम मेटाबाइसल्फेट का ऐड करोगे, वो सोडियम मेटाबाइसल्फेट क्या होगा, वो सोडियम मेटाबाइसल्फेट इसकी RBC की शेप को चेंज करना शुरू कर देगा, सिकल सेल शेप में लाना शुरू कर देगा। क्लियर है इतना पार्ट? यस सर। ठीक है। तो यहाँ क्या होगा कि वो इमीडिएटली आपको लाइट दिखेगा, वो RBC श्रिंक होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। एक वीडियो की हेल्प से भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से जैसे ही सोडियम मेटाबाइसल्फेट ब्लड RBC के ऊपर पड़ता है तो वो क्या होता है, जैसे ये सर्कल है ना, इसके ऊपर जैसे ही वो आएगा वो क्या करेगा, ये ऐसे श्रिंक होना शुरू हो जाएगा इमीडिएटली। जैसे पकौड़ी को तेल में डालते हैं, गोल होती है, जब निकल के आती है तो उसकी शेप चेंज हो जाती है, थोड़ी रग्ड हो जाती है, खुरदुरी हो जाती है, तो ऐसे ही होता है, इसका सरफेस ना खुरदुरा हो जाता है। ठीक है। क्या अब आ जाता है, ये तो था इसका प्रिंसिपल। अब आ जाता है सैंपल टाइप में। तो फ्रेश ब्लड ले सकते हो आप एंटीकोगुलेंट के साथ, ठीक है। एनी एंटीकोगुलेंट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो आप बेस्ट एंटीकोगुलेंट हमारे लिए क्या है यहाँ पे, EDTA होता है। क्यों? क्योंकि ये मॉर्फोलॉजी को अटेन करता है, ठीक है। रिएजेंट की बात करूँ तो 0.2 ग्राम ऑफ सोडियम मेटाबाइसल्फेट लेना है आपको इन 10 ml ऑफ डिस्टिल वाटर, ठीक है। 2 ग्राम आपको ये केमिकल डालना है 10 ml ऑफ डिस्टिल वाटर में, और इसका एक सस्पेंशन बना लेना है। इस सस्पेंशन को फ्रेश सस्पेंशन रखना है, हर बार आपको ये फ्रेश सस्पेंशन बनाना होगा। प्रिजर्व कर सकते नहीं, ये प्रिजर्व नहीं कर सकते। इसका बेसिकली क्या होता है, जब आप 2 ग्राम ऑफ सोडियम मेटाबाइसल्फेट आप डिस्टिल वाटर में डालते हैं तो रिएक्शन होती है, ठीक है। अगर रिएक्शन पूरी कंप्लीट हो गई तो बॉन्ड्स फिक्स हो जाएंगे, और एक बार बॉन्ड फिक्स हो गए तो वो रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। क्लियर हो गया? उसके बाद आ जाते हैं आपका रिएजेंट हो गया। मेथड की बात करें तो सबसे पहले क्या करोगे, आप एक ड्रॉप ब्लड लोगे और एक ड्रॉप 2% सोडियम मेटाबाइसल्फेट का सॉल्यूशन जो आपने बनाया था 0.2 ग्राम्स वाला, वो लेके उसमें डालोगे, मिक्स करोगे, ग्लास स्लाइड लोगे, कवर स्लिप उस पे ग्लास स्लाइड के ऊपर 1 ड्रॉप रखोगे, ठीक है। उसके ऊपर एजेस पे वैक्स लगाओगे। उसका रीजन क्या है, यहाँ एजेस पे वैक्स लगा के कवर स्लिप रखने का कि थोड़ा सा गैप होना चाहिए जिससे आप इजीली विजुअलाइज कर सको सेल की मूवमेंट को, ठीक है। नहीं आया समझ में? दोबारा समझाता हूँ। एक ग्लास स्लाइड लिया, ठीक है, एक ड्रॉप ब्लड डाला, ठीक। फिर क्या किया, यहाँ पे एज पे थोड़ा सा वैक्स लगा लिया, जो भी मार्केट में मोमबत्ती मिलती है, हाँ, मोमबत्ती वाला वैक्स, ठीक है। वो वैक्स लगा दिया तो हल्का क्या होगा, एलिवेट हो गया एरिया, ठीक है। एक ड्रॉप सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन डाला आपने और उसके ऊपर कवर स्लिप लगाई, उसको कवर स्लिप लगा के और सीधा उसको माइक्रोस्कोप में आपने देख लिया। जैसे ही आप लो फोकल पावर पे जाओगे यानी 40x पे जाओगे तो आपको क्या होगा, वो दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। रिएक्शन होता हुआ दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और अब आ जाते हैं इसके पर्टिकुलर कि भाई कि अगर रिएक्शन होने के बाद, ये तो हो गया लाइव देखने वाला, ठीक है, ये हमने लाइव देखा है। अब भाई रिएक्शन हो गई, सेल कन्वर्ट हो गए, अब उसको प्रॉपर्ली क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड विद 1 ड्रॉप ऑफ 2% सोडियम मेटाबाइसल्फेट सॉल्यूशन ऑफ अ माइक्रोस्कोप स्लाइड, ठीक है, मिक्स करके आप माइक्रोस्कोप स्लाइड में डालेंगे। कवर विद कवर स्लिप एंड सील द एज विद द वैक्स। अब उसमें क्या करेंगे, आप इसमें वैक्स के साथ इसको सील कर दोगे यहाँ पे कि सेल बाहर ना स्प्रेड करे, ठीक है, सॉल्यूशन बाहर ना जाए और बाहर का एनवायरनमेंट से उसके अंदर पे कोई इम्पैक्ट ना आए। सील करना है। कैसे करेंगे? याद करो कैपिलरी ट्यूब को जब सेंट्रीफ्यूज करने के लिए बताया गया था तो उसमें क्या हो रहा था कि हम उसकी टिप को वैक्स फिल करके सील कर रहे थे। या अगर नॉर्मल वैसे समझना हो तो हाँ, एमसील होती है, ठीक है। वो क्या करता है, जैसे मान लो यहाँ एक होल है तो हम उस होल के सरफेस पे लगा देते हैं, वो उसके ऊपर फिक्स हो जाती है। तो ऐसे ही है, जब यहाँ कवर स्लिप है, ठीक है, और ये ब्लड ग्लास स्लाइड है तो यहाँ पे थोड़ा माइन्यूट गैप रह जाता है, बहुत माइन्यूट गैप रह जाता है, जिससे क्या होता है, जैसे ही आप कवर स्लिप रखते हो वो स्प्रेड करता है। अक्सर ये यूरिन की स्लाइड में होता है,
जब आप यूरिन की स्लाइड बना रहे होते हैं तो क्या होता है, जैसे ही आपने यूरिन की स्लाइड रखी, वो क्या होता है, यूरिन हल्का सा कवर स्लिप से बाहर आ जाता है अगर ज्यादा हो तो, ठीक है। तो वही चीज यहाँ ना हो, ब्लड वाले में ना हो, तो हम कवर स्लिप रख के साइड से उसको क्या करते हैं, वैक्स से उसको सील कर देते हैं, ठीक है। वैक्स से सील करने के बाद या वैसलीन से भी सील कर सकते हो आप। आपको सिंपली क्या होता है, एक सॉलिड फ्लूइड चाहिए होता है जिससे वो सील आउट हो जाए। सील करने के बाद आपको क्या करना है, उसको थोड़ी देर के लिए 1 से 2 घंटे या 1 से 4 घंटे के बीच आपको उसको स्टैग्नेट रख देना है, जिससे वो सारी रिएक्शन हो जाए, सेल सेटल डाउन हो जाए, डेड हो जाए, लाइव तो रहेगा नहीं, ठीक है, डेड हो जाएगा, वो एक स्मेयर में कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। उसके बाद आप एग्जामिन करोगे अंडर माइक्रोस्कोप का ड्राई ऑब्जेक्टिव लेंस के साथ। और इंटरप्रिटेशन की मैं बात करूं तो इस तरीके से आपको जो है सी शेप्ड का सेल दिखाई देगा। आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हो, बहुत इजीली यहाँ दिखाई दे रहा है सी शेप्ड का सेल। जैसा मैंने आपको बताया था कि हल्का सा एज जो है वो क्या होता है, इस तरीके से कर्व हो जाता है। तो ये था आपका सिकल सेल एनीमिया का टेस्ट, आइडेंटिफिकेशन, सिकलिंग टेस्ट, सिकल सेल होता क्या है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।